वंदे मातरम। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और सायं 8 बजे रोज़ाना की तरह आज भी 8 नवंबर 2020 को आप लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और आप लोगों के विचारों को जानने के लिए उदय मन्ना हाजिर हो गया है। सभी लोगों के लिए वंदे मातरम। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेएस की सकारात्मक गीत से कार्यक्रम की शुरुआत कभी कभी हम लोग करते हैं, तो आइए आप लोगों के स्वागत में एक सकारात्मक गीत सुनिए जो आरजेएस का राष्ट्रीय गीत है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना से जुड़ चुके हैं और आप लेखक और कवि भी हैं और आज बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। बहुत सारे संगीत भी हैं जो आज सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला के अंतर्गत 87वां एपिसोड फेसबुक लाइव का आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 8 नवंबर को जन्मे लोगों के बारे में बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन 8 नवंबर 1929, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री। सितारा देवी उर्फ धनलक्ष्मी, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, 1920 में 8 नवंबर को जन्मदिन। और आपको पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, शिखर सम्मान, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में आपका नृत्य देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको कथक क्वीन के खिताब से सम्मानित किया था। और भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था 8 नवंबर 2008 को। और 2016 में 8 नवंबर का एक ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उसके बाद 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। और आज 9 नवंबर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग आज और कल की चर्चा करते हैं। आरजेएस स्टार कुणाल सिंह जी आरा बड़हरा, भोजपुर जिला बड़हरा, बिहार से जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फेसबुक लाइव होता है वो एक सकारात्मक ऊर्जा, जो हम लोगों की अपनी संस्कृति है, जो हमारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, और बल्कि ये भी कहना चाहेंगे कुणाल जी बिहार से, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी बिहार के हैं, तो जो सकारात्मक भारत आंदोलन का ये फेसबुक लाइव का 100वां एपिसोड जो है वो 21 नवंबर को है। तो उस उपलक्ष्य में 20 नवंबर, उसकी पूर्व संध्या पर 20 नवंबर को सायं 8 बजे विशेष फेसबुक लाइव किया जाएगा। इससे पहले भी विशेष फेसबुक लाइव हम लोगों ने अमीन सयानी जी पे किया था और इसके अलावा शहीद आजम भगत सिंह जी पे हुआ था। अब विशेष कार्यक्रम इसलिए होगा क्योंकि पीडीएफ आप लोग लॉन्च करेंगे और जो लोग अपना नंबर देंगे उनको 18 नवंबर को पीडीएफ, जो आरजेएस की पीडीएफ स्मारिका है, वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी और आप लोग उसको पढ़ के और कमेंट जो है वो आप सुरक्षित कर लेंगे और वो कमेंट या तो मुझे भेज देंगे या ढेर सारे कमेंट्स रखेंगे आप, 2 3 4 उस स्मारिका से संबंधित, और उस कमेंट्स को 20 तारीख को सायं 8 बजे आप यहां पर कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। तो आप लोगों के बीच ही ये लोकार्पण किया जाएगा। फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया मिलकर विशेष स्मारिका जो है 100वें एपिसोड के अवसर पे प्रस्तुत की जा रही है, उसमें आप लोगों की भागीदारी जो है सुनिश्चित की गई है। इसलिए आपको पीडीएफ
जो लोग नंबर देंगे उन लोगों को भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आरजेएस राष्ट्रीय स्टार डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी जुड़ चुके हैं और अहोई पर्व जो है उसको लेकर डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी एक तस्वीर भी साझा की है और उसके बारे में ये जानकारी भी देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है विकास के कोई मायने नहीं होते हैं। तो ये राष्ट्रीय कवि जो है ये देश भर में जानते हैं लोग, इसलिए राष्ट्रीय शब्द इस्तेमाल किया मैंने। कुमार विश्वास बेबाक टिप्पणी भी करते हैं जिनकी कई बातों को हम लोगों ने यहाँ पे साझा किया है। क्या लिखते हैं कुमार विश्वास, वो सीधा आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये फेसबुक लाइव जो होता है ये जानकारी परक होता है, इतिहास परक होता है और अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम होता है। साथ में संगीत भी होते हैं। आज मैं बता दूं कि आज बहुत ही विशेष संगीत आप लोगों के लिए आरजेएस की रिसर्च टीम ने भेजा है और वो है कि आप भगवान बुद्ध का भी संगीत सुनेंगे और भगवान श्री राम पर भी एक सकारात्मक सॉन्ग जो है वो आप सुनेंगे, देखेंगे भी। तो कुमार विश्वास लिखते हैं, पश्चिमी देश आजकल इको एक्सेप्टेबल वर्ल्ड बनाने पर जोर दे रहे हैं, पर हमारे यहां ये विचार सोच की शुरुआत से ही है। कैसे है कि हमारे व्रत त्योहारों की वैज्ञानिकता पर मेरा कभी बोलने का मन है। मैंने गुरुजनों से सुनकर और कुछ अपने थोड़े अध्ययन मनन से इस विषय पर कुछ सामग्री इकट्ठी की है। आज अहोई है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब बताइए भारत में अहोई पर्व के बारे में कितनी जागरूकता है। तो इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है और इस तरह के जो नई जानकारी है, क्योंकि 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी भेज सकते हैं। जो नई जानकारी है वो आप लोगों को यहां पर आपके नाम से पोस्ट की जाएगी, फिर ये यूट्यूब पे चली जाएगी। उससे क्या होगा कि वर्षों वर्षों तक वो पड़ा रहेगा, एनी टाइम एनीवेयर कोई भी उसको देख सकता है। तो आपका नाम जो हम ले रहे हैं तो आपकी एक तरह से पहचान जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। तो कुमार विश्वास जी का जैसे पोस्ट था ये फेसबुक का था और वो जुड़े हुए हैं। और अब चूंकि फेसबुक के सूचना क्रांति के दौर में जानकारियां विश्वस्त आ रही हैं, क्योंकि कुमार विश्वास ने भेजा है तो बिल्कुल सीधा हम लोगों तक पहुंच रहा है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। माएं अपनी संतानों के मंगल के लिए उपवास पर हैं। हमारी मां 80 की है। उन्होंने अपनी मां की भी तस्वीर साझा की और कहा कि 80 की है, पर मजाल है कि हम सारे बेटे बेटियों के लाख इसरार के बाद भी व्रत को जाने दें, यानी कि व्रत उन्होंने रखा है। उसी तरह से ज्योतिया पर्व भी होता है और भारत बड़े इन सब चीज़ों में बड़ा ही धनी राष्ट्र है। हमारे कई प्रदेशों में अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं। संतान के लिए, जैसे पति के लिए आपने देखा करवा चौथ, तो कहीं हरितालिका तीज भी होती है। नाम अलग हो सकते हैं, उद्देश्य एक ही होता है। तो अहोई जो है वो संतान के मंगल कामना का एक उपवास का पर्व है। भारतीय पौराणिकी व परंपराओं में प्रकृति के सभी जीव जंतुओं की रक्षा व संवर्धन के लिए बराबर स्थान है। हो सकता है आपके घरों, धर्म व क्षेत्र में अहोई का व्रत न रखा जाता हो, पर आप सबसे अनुरोध है कि एक बार इस व्रत की कथा जरूर पढ़ें। कैसे मिट्टी में रहने वाली से ही जैसी लघु कथा जानवर के प्रति हमारे विकास की इच्छा जवाबदेह है, ये देखने को मिलेगा। हर बात में गालियां देने वाले खलिहरों को जाने दें। परंपराएं सदैव न अच्छी होती हैं न बुरी। समाज धर्म व मान्यताओं का सड़ा हुआ तालाब नहीं, उसे नदी का बहता हुआ निर्मल नीर बनाइए, जिसमें नहाकर मनुष्यता स्फूर्ति अनुभव करे और अंत में अस्तित्व ईश्वर के महासागर में विलीन हो जाए। जय जय आप सबकी माताओं को इस बेटे का चरण स्पर्श। ये देखिए संस्कृति है। 80 साल की अपनी माँ के साथ कुमार विश्वास कवि जो हैं उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। तो इस तरह की संस्कृति में जीना जो है वो असली भारतीयता है, और क्योंकि इसमें से जो भी सकारात्मक चीज़ है उसको हम लोगों को अपने अंदर समेटना है। जो आपको लगता है कि ये नकारात्मक है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके अपने आचरण में ले आना। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री राम जो हैं वो इसके प्रमाण भी मांगे जाते हैं। लेकिन जब इतने चीज़ें हैं राम से संबंधित, अयोध्या भी है,
और राम सेतु पर आपने ही देखा, और कई चित्रकूट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वाल्मीकि जी पे आप जानते हैं, वाल्मीकि जी ने सबसे पहले संस्कृत की में रामायण की रचना की, वो रामायण कहा जाता है। और जब तुलसीदास जी ने लिखा तो वो रामचरितमानस हुआ। तो बहुत सारी किंवदंतियों के आधार पे कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन समाज में अगर अच्छी चीजें, जैसे पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम राम को कहा जाता है, भगवान का भी दर्जा दिया गया है, हम उनसे अगर कुछ सीख सकते हैं। मैं अंधविश्वास और कुरीतियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि उनसे अगर कुछ सीख मिलती है तो आचरण करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें, आप देखिए, मैं अभी भगवान श्री राम के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको भगवान बुद्ध के बारे में, किस तरह से इतिहास है ये भारत का, हमारे यहाँ जो मजबूती है वो यही संस्कृति है, सभ्यता है। बहुत सबसे पुरानी सभ्यता पूरे वर्ल्ड की भारत के पास है। ये हमारी ताकत बननी चाहिए। इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और पढ़ने के लिए कि आप पठन पाठन भी करें और अपने आप को भी जाने, और अपने संस्कृति को, अपने महापुरुषों को जाने। वहाँ से आपको ताकत मिलेगी कि कितनी महान संस्कृति रही है। तो आइए देर न करते हुए सीधा भगवान श्री राम के इस कविता से युग नायक थे, दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, राम प्रणेता थे समता के, दिनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है। लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ। कमले जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। राम का विरोधी कौन होता है, उसका इलाज क्या है, शास्त्र सम्मत इलाज भी देता हूँ। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है। जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर्फ को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। क्या बात है। जी हाँ, तो इस तरह से भगवान श्री राम के बारे में आपने ये कविता सुनी, और अब आपको सीधा हम जो है वो भगवान बुद्ध के बारे में अब सुनाने जा रहे हैं, और इसको सुनिए। और चलिए उससे पहले जी
जी आइए, भगवान बुद्ध शाक्य मुनि भगवान बने। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। ज्ञान बता जाना, शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। दुनिया में आडंबर फैला, तन उजला मन वाहे मैला। शील का साबुन लाके दे जा, मानवता का पाठ पढ़ा जा। करुणा से दया करना, शील सिखा जाना। करुणा से दया करना, शील सिखा जाना। शील सिखा जाना, शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। नाई उपाली शरण में आया, अंगुली माल को शील सिखाया। बांध कठौती चिंचा आई, पाकर ज्ञान मन में हर्षाई। मेरे घर भी चले आना, शील सिखा जाना। मेरे घर भी चले आना, शील सिखा जाना। शील सिखा जाना, शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। जी हाँ, तो ये क्लू जो है आप लोगों तक पहुंचा दिया गया, साझा कर दिया गया, और आरजेएस की रिसर्च टीम ने इस तरह की मेहनत करके इन चीज़ों को एक तरह से क्लब किया था। अब आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, जगदीश चावला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने ये पोस्ट भेजा है जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। जगदीश चावला, वरिष्ठ पत्रकार, जन्मदिन मुबारक हो अलम्मा इकबाल, 9 नवंबर 1877। तो ये आप जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो 9 नवंबर को है, तो हम लोग 2 दिनों की बात करते हैं, प्रेजेंट और टुमारो की। तो ये अल्लामा इकबाल साहब हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरे भारत में ये गीत जो है वो गाया जाता है। अल्लामा इकबाल जन्मदिन 9 नवंबर, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसको आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। क्योंकि बहुत
ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि अल्लामा इकबाल साहब का 9 नवंबर को जो है जन्मदिन आने वाला है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि सारे स्कूलों में आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं सारे जहाँ से अच्छा, और गीत भी है फिल्मों में भी, हर जगह पूरे हिंदुस्तान का ये बड़ा लोकप्रिय गीत रहा है और बहुत ही मैसेज देता है, और वो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है। 9 नवंबर आपकी जो है वो जन्मदिन है। 21 अप्रैल 1938 को आपका निधन हो गया था। अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा सहज सप्रू हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सियालकोट आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं असरार ए खुदी, रमजू ए बेखुदी और बंग ए धारा, जिसमें देशभक्तिपूर्ण तरानाए हिंद, जैसा बता रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा शामिल है। फारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहां इन्हें इकबाल ए लाहौर कहा जाता है। इन्होंने धार्मिक और राजनीतिक दर्शन पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जगदीश चावला जी की ये पोस्ट जो है आप लोगों तक साझा किया गया और बहुत समय पे इन्होंने भेजा था, तो आप लोगों तक इसको पहुंचा दिया गया। और अब आपको 9 नवंबर की बात चल रही है, तो लगे हाथ जो है आपको ये भी बता दें कि 9 नवंबर को जन्मे व्यक्ति 1931 में लक्ष्मीमल सिंघवी, जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद, 9 नवंबर 1931 को जन्मदिन। और सुदामा पांडे धूमिल, प्रसिद्ध हिंदी कवि, 9 नवंबर 1936 को जन्मदिन। हेडी लामार एक खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ ही एक आविष्कारक भी थी, 1914 में 9 नवंबर को जन्मदिन। मशहूर मुसलमान कवि मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन जैसा बताया हमने 1877 में। और रुदिन, पिता और पुत्र तथा शिकारी के रेखाचित्र जैसी कालजयी रचना देने वाले महान साहित्यकार इवान तुर्गनेव का जन्म 9 नवंबर 1818 को। इंद्र विद्या वाचस्पति, प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय कार्यकर्ता और भारतीयता के समर्थक, 1889 9 नवंबर को जन्मदिन। पंचानन माहेश्वरी, भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी, 1904 में 9 नवंबर को जन्मदिन। और पायल रोहतगी, आप फिल्मों में देखते होंगे, फिल्म अभिनेत्री, 1980 में 9 नवंबर को आपका जन्मदिन। और यहाँ पर इसके बाद एक आप लोगों की जो तारीफ हो रही है वो भी फेसबुक लाइव में कमल सिंह जी जो न्यूज़ एडिटर हैं दिल्ली में और चैनल और अखबार है इनका, तो उन्होंने फेसबुक लाइव में जो कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक वो चीज़ें साझा हो, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में। हालांकि वो उदय मन्ना कह के कर रहे हैं, लेकिन उदय मन्ना का तो पूरा सकारात्मक भारत आंदोलन के साथ जो है वो तन मन धन लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो सकारात्मक पत्रकारिता की तारीफ कर रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता आरजेएस फैमिली में जो लोग कर रहे हैं, ये सब तारीफ उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जिन लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है, अपनी पहचान बनाई है। वो है हम लोगों की जो पहचान है वो सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक बैठकों से भारत निर्माण। और ये न्यूज़ एडिटर तक और कई चैनलों तक जो है ये सकारात्मकता जो है वो पहुंच रही है, उसका असर होना भी शुरू हो चुका है। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप कहीं शुतुरमुर्ग की तरह बैठे हुए नहीं हैं, आपको नोटिस में लिया जा रहा है, इसीलिए ये आप लोगों तक साझा करना चाह रहे हैं। कमल सिंह जी, न्यूज़ एडिटर, दिल्ली। उदय मान्ना जी, धन्यवाद आपका। आप हमारे वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं जिन्होंने पत्रकारिता से जुड़े लोगों को, हमारे छोटे बड़े उम्र के पत्रकार भाइयों को साथ लेकर चलने जैसा काम किया है और कर रहे हैं। मैं ऋणी हूँ आपका। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे भाइयों के बारे में सोचते हैं। उदय मान्ना जी बहुत ही काबिल, सीनियर
सभी के दुख दर्द को समझने वाले इंसान, इनकी तारीफ जितनी करें कम है। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ और सभी अपने पत्रकार भाइयों से इनके लिए चाहूँगा, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और इनकी बातों को समझें। बहुत अच्छे विचारक, प्रचारक और लोगों को उठाने जैसा काम करता है। जी, तो ये आप लोगों तक साझा करना भी ज़रूरी है। बातें और भी हैं, लेकिन ये बातें भी आप समझिए कि सकारात्मक भारत आंदोलन न्यूज़ एडिटर ही नहीं, बड़े राजनीतिक लोगों के पास भी ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली से शुरुआत की थी, शीर्ष स्तर की बैठक की। तो हम लोग नेताओं के साथ भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे और सकारात्मक राजनीति पर बल देंगे, आंख से आंख मिलाकर बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तक जो मेहनत की है, अब आप लोगों को बता सकते हैं कि पॉजिटिविटी में वो शक्ति है। तभी आप लोगों के पास हम लोग बातचीत करने आए हैं। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया और उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वहीं पर 1948 में 9 नवंबर को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ। आप जानते हैं कि जो अपने भारत के एकीकरण में जो लौह पुरुष जिनकी 31 अक्टूबर को हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय सारे रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत का ये नक्शा पेश किया। उनको, हालांकि हम लोग उनके नाम पे राष्ट्रीय सम्मान घोषित कर चुके हैं। आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है। हम लोग अलग अलग महापुरुषों के नाम पे, यहाँ पे पेरियार के नाम पे भी राष्ट्रीय सम्मान है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे भी राष्ट्रीय सम्मान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी राष्ट्रीय सम्मान है, आचार्य चाणक्य के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 है। उसी तरह से तमाम ढेर सारे अवार्ड जो हैं, हम लोग पूरे महापुरुषों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। ये आरजेएस की अनूठी पहल है और इसमें आप लोगों के पूर्वजों को जो शामिल किया गया है, आज तक भारत में कहीं भी ऐसी पहल नहीं हुई थी। ये आरजेएस के ही खाते में गया है। तो आप लोगों का खाता जो है वो बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। एक ऐसा खाता बनता जा रहा है जो आरजेएस फैमिली के सारे उद्देश्यों को पूर्ति करेगा जब आप कहेंगे आरजेएस फैमिली में हैं। यहां पर आपको 9 नवंबर के बारे में और कुछ जानकारी साझा करेंगे। भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का निधन 9 नवंबर 1960 में हुआ था। सुब्रतो मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि 9 नवंबर। भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का निधन 2005 में 9 नवंबर को। के.आर. नारायणन साहब को आप जानते होंगे, तो 9 नवंबर 2005 में निधन हुआ था, पुण्यतिथि है। भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हरगोविंद खुराना का निधन 9 नवंबर 2011 में हुआ। और इसके साथ साथ 9 नवंबर जो है वो इंपॉर्टेंट दिवस के लिए भी है, जैसे कि विधिक सेवा दिवस और विश्व उर्दू दिवस। तो ये सब जानकारियां जो हैं वो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करती हैं। और यहाँ पर एक अवनींद्र त्रिपाठी जी की पोस्ट है, मैं छोटा सा उसका हिस्सा और फोटो आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं एक क्लू देना चाहूँगा कि 7 साल की उम्र में किताब लिखने वाली अभिजीता गुप्ता बनी सबसे कम उम्र की लेखिका, अपने नाम दर्ज करवा चुकी हैं कई रिकॉर्ड्स। अभिजीता गुप्ता, मतलब देखिए 7 साल की उम्र से ही इन्होंने किताब लिखने की शुरुआत कर दी थी। तो ये आप अगर इसको शेयर करेंगे और बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आएगा कि अगर इतनी छोटी सी बच्ची किताब लिख सकती है तो शायद आपका भी बच्चा जो है वो किताब लिख सकता है। ये कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके ही अपने बच्चों का। तो इसलिए इसको शेयर करने से आप पुण्य का कार्य करेंगे,
क्योंकि वो उस चीज़ से हो सकता है कोई बच्चा जो है प्रेरित हो जाए, भारत का ऐसा बच्चा, और वो कम उम्र से किताब, यानी आपको साहित्यकार भारत को मिल जाएगा। प्रतिभाएं दब जाती हैं, उस इसके 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 जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग उनको प्रेरित नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो 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 पढ़ना लिखना जानते हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांटने से ही वो पुण्य कार्य होता है। और अच्छी चीज़ें आप देखेंगे तो आपके घर में जो है वो अच्छी चीज़ें ही जाएंगी, क्योंकि आप उस मानसिकता से घर में प्रवेश करते हैं जिस मानसिकता को, जिससे रूबरू आप होते हैं। अगर अच्छी चीज़ों से रूबरू होंगे तो आपके घर में अच्छी चीज़ें जाएंगी। अगर बुरी चीज़ें, आप जो चीज़ खरीदेंगे, अगर वैसे डगे बाजार गए, आपने जो चीज़ खरीदा, अगर अच्छी चीज़ खरीदा, सात्विक चीज़ खरीदा, तो घर में सात्विक चीज़ जाएगी। और अगर आपने बुरी चीज़ खरीद लिया और वो घर में ले जा रहे हैं तो वो घर में तो जाएगी ना। तो इसलिए आप अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होइए, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक जो हम लोग बलिष्ठ, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है कि सकारात्मक होते ही आपका इम्यूनिटी लेवल जो है शरीर का बढ़ जाता है। तो ये 7 साल की बच्ची ने एक अपने माता पिता की प्रेरणा या किसी गुरु की प्रेरणा से 7 साल में ये किताब अभिजीता गुप्ता ने लिखा। 7 साल की अभिजीता गुप्ता की एक किताब रिलीज हुई है। इस किताब का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, चारों तरफ। इस किताब को लिखने के बाद वे सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। उन्हें अब तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता ने इस किताब को महज 3 महीनों में लिखा है। किताब का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और अभिजीता की किताब बच्चों के बीच काफी पसंद की जा रही है। अभिजीता हमारे देश के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं। देखिए, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज जो है अवनिंद्र त्रिपाठी जी ने साझा किया है, जो फेसबुक फ्रेंड हैं। और ये कार्यक्रम आप लोगों की पोस्ट से ही क्रिएट किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये क्रिएट किया जा रहा है, आरजेएस की जो रिसर्च टीम भेज रही है और आरजेएस फैमिली जो भेज रही हैं, और जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जो साथी हैं, उन लोगों की ही पोस्ट से ये लाइव शो 87वां, आप समझिए 87th, ये भी भारत का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और 100वां एपिसोड के बारे में आपको बता दें कि जो मैगजीन निकलेगी नवंबर अंक का आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन का पीडीएफ, आरजेएस स्मारिका, उसका लोकार्पण आप लोगों को ही करना है। उसके लिए आपको अपना नंबर किसी तरह से पहुंचा देना है, ताकि वो पीडीएफ 18 तारीख को आपके हाथों में दे दी जाए समीक्षा के लिए, और आप उसको यहां पर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे या मुझे आप वो अपने नाम से भेज देंगे, तो आपके नाम से आपके विचार यहां पे साझा किए जाएंगे। आप वीडियो भी 2.5 मिनट तक का भेज सकते हैं। तो अभिजीता गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर अवनिंद्र त्रिपाठी जी की ये पोस्ट हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर अवनिंद्र त्रिपाठी जी ने ये पोस्ट नहीं साझा किया होता तो आप तक हम कैसे पहुंचाते। और अभिजीता गुप्ता जो हैं वो भारत के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं। अपनी किताब के लिए उन्हें पिछले महीने मेडल और सर्टिफिकेट मिला। अब वे महज 5 साल, जब वो 5 साल की थी तब अपने पेरेंट्स से लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल की मांग करती थी। यहाँ पर माँ का भी बात बता देते हैं कि अभिजीता की माँ अनुप्रिया कहती हैं, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अभिजीता ने जिस किताब को लिखा उसमें मुश्किल से 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैं उसकी लिखने की क्षमता देखकर हैरान हूं। अभिजीता ने अपनी पहली कहानी द एलिफेंट एडवाइस लिखी थी। उसकी पहली कविता का नाम अ सनी डे है। अभिजीता कहती है, मेरे लेखन में सकारात्मक सोच नजर आती है। ये शब्द जो है अवनिंद्र त्रिपाठी जी की पोस्ट है, लेकिन ये हम लोगों को इस सकारात्मक भारत आंदोलन को बल देती है। अवनिंद्र त्रिपाठी जी की ये पोस्ट है। अभिजीता देखिए छोटी सी उम्र में, और ये देखिए इन्होंने लिखा है। अभिजीता कहती हैं, मेरे लेखन में सकारात्मक सोच नजर आती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो तालियां बजाइए कि ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन है वो भारत में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है, और पूरे भारत को एकीकरण करने में सकारात्मक भारत आंदोलन और इसकी जो पहल है, क्योंकि हम लोग का जो किताब है वो भी इसी तरह की प्रेरणादायक चीज़ों से भरी हुई होगी। काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स जो हैं उसमें अपना आलेख भेज रहे हैं,
और उसमें जो अपने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान कई लोगों ने भेंट किया है, लगभग 40 लोगों से ऊपर हो गए हैं, उन लोगों ने भेंट किया है। तो वो पूरा का पूरा पेज जो है उन लोगों को समर्पित किया गया, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता को। तो वो किताब जब आएगी तो आप लोग निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे। उसका मूल्य होगा 300 रुपीज़, पहले से तय कर दिया गया है। तो इस तरह से अभिजीता कहती हैं कि मेरे लेखन में सकारात्मक सोच नजर आती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव रहने का फल क्या हुआ कि इसने 7 साल की उम्र से ही किताब लिखने शुरू कर दिए। और इतनी बड़ी विरासत जो मिली है अभिजीता को, मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं अभिजीता गुप्ता। ये नन्ही बच्ची दूसरी कक्षा में थी। अपनी किताब को अभिजीता ने लॉकडाउन के दौरान घर में रहते हुए लिखा। उन्हें रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ना पसंद है। रस्किन बॉन्ड साहब जो हैं वो मंसूरी में रहते हैं और मेरी उनसे बातचीत भी 2-3 बार हुई है। और ये जो पोस्ट अमनिंद्र त्रिपाठी जी ने पोस्ट किया फेसबुक पे, ये गिरीश खोपारगांवकर की कलम से है। ये भी बताना जरूरी है, गिरीश खोपारगांवकर की कलम से है। और यहाँ पर एक और सकारात्मक सोच के बारे में मनीष कुमार सोलंकी जी की पोस्ट है। तो ये भी सीखना चाहिए कि हम विनम्रता से कितना बड़ा अपना हृदय विनम्र रखते हुए और हम कितना सीख दे सकते हैं, बशर्ते कि हम नकारात्मक सोच रखें। मान लीजिए किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा कह दिया और हमने उसको, तो वो कितनी बड़ी गलती हो जाती है। वो नकारात्मक चीज़ जो है वो स्थापित नहीं हो पाती है। तो मैं आपको मनीष कुमार सोलंकी जी की पोस्ट, छोटी सी है, आप तक साझा कर रहे हैं। एक बार एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अमिताभ बच्चन का सार्थक सिनेमा में कोई खास योगदान नहीं रहा है, क्योंकि वो विशुद्ध व्यावसायिक अभिनेता हैं। इसके बाद पत्रकार ने अमिताभ बच्चन को तुरंत ये बात बताई और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब नसीरुद्दीन शाह जैसा अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता कुछ कहता है तो आत्ममंथन करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। ये सोच, ये सकारात्मक सोच जो है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। कि उन्होंने कहा, वो कुछ भी कह सकते थे, नकारात्मक भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेरक शब्द कहे कि जब नसीरुद्दीन शाह जैसा अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता कुछ कहता है तो आत्ममंथन करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। एक बार गुलजार से किसी ने उनके 5 सबसे पसंदीदा गीतकारों के नाम पूछे। गुलजार ने 5 गीतकार गिनवा दिए, उनमें जावेद अख्तर साहब का नाम नहीं था। फिर क्या था? पत्रकार ने यह बात जावेद अख्तर को बताई और प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा, इस बात पर बस मैं ये कह सकता हूं कि गुलजार साहब के लिस्ट में जगह पाने के लिए मुझे अभी और मेहनत करना होगा, मुझे और अभी मेहनत करनी होगी। इसे कहते हैं व्यक्तित्व, इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। जरूरी नहीं कि कीचड़ फेंकने वाले पर कीचड़ ही फेंका जाए। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। तो ये जो चीज़ है वो आप देख लीजिए कि सकारात्मक चीज़ों को आप लोग भी चुन चुनकर यहाँ भेज सकते हैं। इसमें इसे कहते हैं व्यक्तित्व, इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। जरूरी नहीं है कि कीचड़ फेंकने वाले पर कीचड़ ही फेंका जाए। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात अगर जीवन में हम लोग सीख लेते हैं इन लोगों से, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। और उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस जी, तो उनको बधाई देते हुए आप लोग जो हैं कुछ चीज़ें साझा कर सकते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं आपके मन में जो भी हुआ। अमेरिका में अभी भी चुनाव हुआ और उसके परिणाम आ गए और ये उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं, और इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहेंगे। अमेरिका में नई इबारत लिख रही हैं कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति पद पर पहली महिला व पहली अश्वेत हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। यहाँ पर बहुत से कम लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु के तुला सेंतीरापुरम में कमला हैरिस का पुश्तैनी गांव है। हाल ही में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर दूर इस गांव में हैरिस के नाना
पीवी गोपालन रहते थे। पीवी गोपालन का परिवार अब चेन्नई में रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने शानदार जीत हासिल की है और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और बाइडेन को 273 वोट मिले, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 ही इलेक्टोरल वोट गए। ये जीत निर्णायक राज्य पेंसिल्वानिया में बाइडेन की जीत के बाद तय हो गई। तो इस तरह से कमला हैरिस को बधाई देते हुए और इन्होंने अपनी सकारात्मक सोच से जो भी अमेरिकन वोटर्स थे उनको अपना प्रभाव डाला और आज वो उपराष्ट्रपति अमेरिका की, ये बहुत ही गर्व की बात है। हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स आ जाएं, क्योंकि देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पर कमेंट्स करना ये आपकी प्रतिभा को, और चूंकि यूट्यूब पे ये जाएगा, सारे 19 ग्रुपों में ये शेयर किया जाएगा, तो आपके कमेंट्स को जब यहाँ पढ़ा जाएगा तो आपके विचार जो हैं और लोगों तक चले जाएंगे, क्योंकि विचार क्रांति है। सकारात्मक सोच जो है वो आरजेएस की एक विचार क्रांति है। तो यहाँ पर सकारात्मक चीज़ों को आप यहाँ लिख सकते हैं। फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो आप इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं नए लोग जो जुड़े हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है, इसका पांचवी वर्षगांठ की ये सीरीज चल रही है, श्रृंखला कार्यक्रम, जिसमें कि वेबिनार भी हो रहे हैं। 12 वेबिनार हो चुके हैं लॉकडाउन के दरमियान, और ये 87वां फेसबुक लाइव का एपिसोड आप देख रहे हैं। 8 से साढ़े 8 बजे से 9 बजे तक होता है, और 100वां एपिसोड जो है वो 21 नवंबर को है। तो उसके पूर्व संध्या पर 20 नवंबर को विशेष फेसबुक लाइव होगा। उसमें बहुत ही मनोरंजन भी होगा और एक अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। और उसमें आप लोगों को जो नंबर यहाँ पर आप भेजेंगे तो आप लोगों को वो आप ही लोगों को लोकार्पण करना है। कैसे लोकार्पण करेंगे? तो 18 नवंबर को आपको वो पीडीएफ आरजेएस की जो स्मारिका होगी वो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। आप उसको पढ़ेंगे और अपना वीडियो 2.5 मिनट का भेज सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। 3-4 कमेंट्स उसकी समीक्षा के रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो वो आपको 99वां जो एपिसोड होगा तो 100वां के पूर्व संध्या पे होगा 20 नवंबर को। तो 18 नवंबर को आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी, बाकी और कहीं पीडीएफ नहीं होगी। इस पर लोकार्पण आप लोग कर देंगे, उसके बाद सब लोगों को वो भेज दी जाएगी। बहुत ही स्पेशल पीडीएफ बनाई जा रही है, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन 5 साल तक चला है और हम लोग सकारात्मक चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं कि भारत में लोग जो हैं पॉजिटिव हों, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसकी जगह हमारी एनर्जी बचेगी, भारतीयों की एनर्जी बचेगी और अच्छी दिशा में सोचने की ताकत मिलेगी। हर एक भारतीय के अंदर अगर सकारात्मक सोच हो जाए तो भारत विकास कर जाएगा, कौशल विकास भी हो जाएगा और रोजी रोटी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर काम में बढ़ोतरी होगी। सरकारी काम कर रहे हैं तो जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी मन लगा के उस काम को करेंगे। ये इसमें देश हित शामिल होता है। अब जैसे कि पराली की समस्या, देखिए दिल्ली के अंदर तो बहुत ही समस्या हो गई है, प्रदूषण की समस्या हो गई है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई केमिकल छिड़क के जो है खाद बनाने का वो नया विधि जो है उन्होंने बताया है कि पड़ोसी राज्य भी ये केमिकल ले जा सकते हैं। लेकिन जो समस्या है उस पर RS त्रिपाठी जी की FB पोस्ट है। वो कहते हैं कि जो पराली कभी पशुओं का चारा थी, हरे चारे के साथ मिलाकर खाने से पशुओं को ताकत और स्वास्थ्य मिलता था। पराली गरीबों के लिए जाड़े में गर्म गद्दे का काम करती थी। पराली कोल्हू से प्राप्त गन्ने के रस को उबालने और गुड़ बनाने में ईंधन का काम करती थी। बहुउपयोगी पराली संपदा आज किसानों के लिए अपराध हो गई है। देखिए ये भी चीज़ें जो है ना, किसानों के, मजदूरों की और अलग अलग जो हमारे भाई बहन हैं उन सब की चर्चा करना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो भारत है वो दिखना चाहिए, और पूर्वोत्तर भारत है। इन सब चीज़ों को देखिए, अब इसमें किसान के लिए अपराध हो गई है पराली, और क्यों हो गई है इस पर जो RS त्रिपाठी जी हैं उनके क्या विचार हैं वो आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। कृषि यांत्रिक युग, घर घर गाय बैल भैंस न होने और भौतिक उन्नति ने पराली की उपयोगिता समाप्त कर दिया है। किसान करे भी तो क्या करे, खेत में कैसे रहने दिया जाए? खेत खाली करके चना मटर गेहूं भी तो बोना है, इनकी बुआई रोकी नहीं जा सकती। समय से न बोने से मौसम की मार पड़ेगी, फिर किसान भूखा मरे और साथ में शहरी जनता भी। सरकार इंपोर्ट करे, राशनिंग करे। देश 1965 के पहले
चला जाए। न तो किसान के पास पैसा है, न कटाई के लिए जनशक्ति, मजदूर मिलते भी नहीं हैं। जो है वो मनरेगा में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं है और 60% मजदूरी भी मिल जाती है। तो किसान के पास उपाय क्या है? यही है ना कि उस पराली को खेत में ही जला दिया जाए, खेत की सफाई भी हो जाएगी और राख अवशेष खाद के रूप में मिट्टी को उपजाऊ भी बना देगी, फसल भी समय से लग जाएगी, भूखों भी नहीं मरेगा और देश से भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन इसमें फाइन देने के लिए भी लोग तैयार हैं किसान, क्योंकि अगली फसल वो बो नहीं सकते हैं जब तक पराली जलाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं वो पराली को खाद में बदलने की जो तकनीक है उसकी तरफ अगर सरकारें आगे बढ़ती हैं, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया है और हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट भी किया था उनकी, वो गए थे वहाँ खेतों में और उस चीज़ को यहाँ पे पोस्ट किया गया था। पर आजकल प्रदूषण शब्द बहुत प्रचलित हो गया है और उसके लिए किसान सबसे बड़ा दोषी दिखता है। प्रशासन को आदेश है कि कहीं खेत में पराली जली तो खैर नहीं, किसान पर FIR करो, जुर्माना वसूलो। कल भारत समाचार की खबर के अनुसार हरदोई में 66 किसानों पर और प्रदेश में 324 किसानों पर FIR कराई गई है, जुर्माना भी वसूला गया। किसान बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में हम उसे अन्नदाता तो कहते हैं पर उसी अन्नदाता को सजा देकर वाहवाही लूट रहे हैं। ऐसा तो कभी ना हुआ था। अगर आप समाधान नहीं दे सकते तो सजा क्यों? अपराध के लिए मंशा जरूरी है। क्या किसान की मंशा है कि वो पराली जलाकर प्रदूषण फैलाए? अगर ऐसा कोई कानून भी है तो वह भी अमानवीय और त्याज्य है। आप पहले समाधान दीजिए। कोई बात बता रहा था, डिकम्पोजर उपलब्ध है, उसका प्रयोग करे। किसान टीवी पर किसान बता रहे थे डिकम्पोजर का कहीं अता पता ही नहीं। क्या करे किसान? भूखों मर जाए तब तो ठीक रहेगा ना। पराली कितने दिन चलती है? 15 दिन बस। और AC कितने दिन चलते हैं? गाड़ियां कितने दिन चलती हैं? डग्गा मार बसें तो रोक नहीं पाते। शादी बारात में जनरेटर भी रात भर चलते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी बात है कि आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बाद सारा प्रदूषण खत्म हो जाता है, क्योंकि पराली तो केवल इतने दिन ही जलती है। धरातल पर चिंतन कर नीति बनाने की जरूरत है। आसान समाधान की आवश्यकता है। किसानों पर FIR और जुर्माना बहुत ही दुखद है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। जो बच्चों की फीस नहीं दे सकता, नए कपड़े नहीं बनवा सकता, तो जुर्माना कैसे देगा? क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जुर्माना जमा करने के लिए ही भेज रहे हैं? अच्छा ये सोचिए, अगर किसान बड़ा भी हो, पैसे वाला भी हो, तो क्या जुर्माना वसूलना और FIR कराना उचित है? किसान राजनीतिज्ञ सोचें। बहरहाल बहुत अफसोसजनक कृत्य। और इस तरह के डिकम्पोजर के बारे में बात आई है, लेकिन वो यहाँ पर जो लिख रहे हैं मिस्टर RS त्रिपाठी जी कि किसान को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से उसे प्राप्त करे। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर जो है सकारात्मक पत्रकारिता की ज़रूरत है और इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे बताया है। ये जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसमें केजरीवाल साहब ने कहा है कि पूसा इंस्टीट्यूट बहुत कम लागत में ही वो डिकम्पोजर का व्यवस्था कर रहे हैं और अन्य राज्यों से भी कि वो बताएं। दिल्ली सरकार भी उनके साथ रहकर इस पराली की समस्या, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है, ये देखने से भी होता है। क्योंकि दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, दिल्ली में आप समझिए कि सुबह तो शाम में भी उसी तरह की स्थिति हो जा रही है। तो प्रदूषण से जानलेवा होता है प्रदूषण। इसके समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन किसानों पर गाज गिरना समाधान दिए बिना ये थोड़ा सा खटक रहा है। तो आप लोग भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए, इन चीज़ों को बताइए, क्योंकि बहुत से पत्रकार भी इसमें जुड़े हुए होंगे। कुछ लिखिए इसके बारे में, क्योंकि किसान को अन्नदाता जब हम लोग कहते हैं तो अन्नदाता के रूप में उसका इज्जत भी तो होनी चाहिए। सिर्फ सपने ही मत गढ़ा करो, सिर्फ सपने ही मत गढ़ा करो, वक्त का चेहरा भी पढ़ा करो, ऊंचा उठने के लिए लाजिम है कभी खुद से भी लड़ा करो। एक बार फिर से सुना देते हैं, ये कवयित्री पूनम वर्मा जी का पोस्ट है। सिर्फ सपने ही मत गढ़ा करो, वक्त का चेहरा भी पढ़ा करो, ऊंचा उठने के लिए लाजिम है कभी खुद से भी लड़ा करो। तो खुद से भी लड़ना ज़रूरी है और अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। बेटियों पर गर्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बेटियां जो हैं, आपने देखा कमला हैरिस ने अमेरिका में किस तरह से भारत का परचम फहराया। बड़े गर्व से कहते हैं लोग कि कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की हैं, है ना। तो इसलिए बेटियां को गर्व उन पर होना चाहिए, बेटियों का मनोबल बढ़ेगा। तो अनुज यादव जो दूरदर्शन के संवाददाता हैं, आजकल वो गए हुए थे बिहार में चुनाव कवरेज पे, और बेटियों पर गर्व होना चाहिए, ये पोस्ट उन्होंने साझा किया है, आप से रूबरू कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
We warmly greet you in our new YouTube channel.